उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा? मुझे लगता है कि उनके ऐसा कहने के पीछे कुछ 2-3 वजहें हैं। आपको याद होगा जब करारी हार हुई थी उनकी अ, गांधी अमेठी। परिवार के बड़े खास अमेठी से जी, उनके खास थे। तो उनसे जब हारी थी और उसके बाद लगातार उन पर बड़े कठोर टिप्पणियां कांग्रेस के लोगों ने करनी शुरू कर दी थी और उसके बाद राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और परामर्श जारी किया था कि स्मृति ईरानी को इस तरह से ना बोला जाए। मुझे लगता है कि एक साफ सुथरी राजनीति के नाते जो राहुल का बयान था वो उस माहौल में एक प्रासंगिक और उचित बयान था। लेकिन देखिए अब जो कारण दूसरा ये भी था उसमें कि एक तो स्मृति ईरानी वो नहीं है जो एक जमाने में प्रधानमंत्री आवास में जो उनकी ताकत होती थी और जो उनकी स्थिति होती थी। तो सियासत भी अपने रंग बदलती है जब वो उतनी प्रभावशाली और ताकतवर नहीं रही। और ये भी देखा जाए कि उनके जो बॉस रहे नरेंद्र मोदी भी इस बार उतने ताकतवर नहीं हैं, बैसाखियों पर टिके हैं। 250 के ढेर के आसपास प्रतिपक्ष बैठा है। तो अब इस प्रतिपक्ष की उपेक्षा ना तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और ना ही स्मृति ईरानी कर सकती है। तो जो एक मुझे लगता है कि ये जो एक जो उनके अंदर जो परिवर्तन का भाव आया है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा हाल के दिनों में अगर आपने देखा हो तो 2-3 बयान कुछ ऐसे ये स्पष्ट करते हैं उनका जो इरादा है कि वो कहीं न कहीं यू टर्न लेते हुए नज़र आते हैं और 2-3 मामले आए हैं, अब उनका विस्तार से जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा हुआ। फिर 1 दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह से अपना गुस्सा महिलाओं पर दुष्कर्म के मामलों में दिखाया, वो भी थोड़ा-सा अप्रत्याशित तो था। मुझे भी लगा जैसे कि एक गुस्सा दिखाना एक अलग बात होता है, क्योंकि अब लेकिन अगर वो राष्ट्रपति अगर कोई गुस्सा दिखाए तो गृहमंत्री को हटा क्यों नहीं देते वो? लेकिन वो अभी शायद इतना उनके बस की बात नहीं है। तो जिस तरह से वो देख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर और सहयोगी और संवैधानिक पदों पर उच्च पद पर बैठे लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार शायद इस समय के अनुकूल है। तो ये एक उनके अंदर सियासी बदलाव की वजह हो सकती है। दूसरा मैंने उनसे कहा था आपको कहा था कि मनोवैज्ञानिक हमें उसका वो ढूँढना पड़ेगा। देखिए इंसान का स्वभाव है कि हमेशा वो नकारात्मक नहीं हो सकता। नकारात्मक रहना अस्थायी भाव तो हो सकता है। सकारात्मक आप स्थायी हो सकते हैं। सारी उम्र सकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन आप हमेशा नकारात्मक नहीं हो सकते। तो अगर नकारात्मक नहीं हो सकते, तो इसका अर्थ ये है कि अब उन्हें कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। और दूसरा कि मैं अमेठी, रायबरेली और ये सब आस-पास के इलाकों में गया हूँ, चाहे वो कितना ही चुनावी प्रचार में आक्रामक और गंदा भाषण बोलती रही हों, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा कि रायबरेली में, अमेठी में और आस-पास के इलाके में गांधी परिवार ने अपने स्वयंसेवी संगठनों और उनके सहयोगियों के ज़रिए स्थानीय स्तर पर बहुत काम किया है। तो अब कब तक उस काम की वो उपेक्षा कर सकेंगी जबकि दूसरी तरफ उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो एक बात तो ये है और दूसरी बात ये है कि अगर उनके अंदर ये परिवर्तन है, तो हम लोग थोड़े से पुराने पढ़ चुके पत्रकार एक राजनीतिक शुचिता की जो बात करते हैं, हम एक माहौल देख चुके हैं। हमने देखा है कि चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी के लिए क्या-क्या नहीं बोलते थे और बाद में तारीफ करने लगे। सरकार बनाई इंदिरा गांधी के सहयोग से। चंद्रशेखर जी का भी यही हाल था। तो अच्छा है पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में अगर एक स्वस्थ और हार्दिक आधार पर एक साफ-सुथरे रिश्ते बने। नहीं, अब ये मोदी कांग्रेस है। अब मोदी कांग्रेस से जेपी नड्डा ने आरएसएस को नाराज कर दिया। जो परंपरागत आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं आज भी मोदी कांग्रेस में यानी नई भारतीय जनता पार्टी में 30 से 40% बचे हुए हैं और वो रूठे हुए कुट्टी किए हुए बैठे हैं। तो अगर आप उनको माइनस कर देते हैं तो फिर बचते कौन हैं जो मोदी कांग्रेस में हैं? ये वो लोग हैं जो मूलतः किसी ठोस वैचारिक आधार पर नहीं खड़े हैं और कांग्रेस से आए हैं।
तो स्मृति ईरानी के बयान के बहाने आप पार्टी के अंदर हो रही एक खलबली को पढ़ सकते हैं कि निश्चित रूप से अब उनको ये लगता है कि जब जो पीएमओ में एक जमाने में मतलब मोदी जी की नाक का बाल रही, अगर वो ऐसा बोल रही हैं तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में उनके दिन लद गए। तो ये तारीफ करने वाले लोग वो हैं। दूसरी चीज, इस बार के चुनाव के पहले एक बहुत ही बात कि उस चुनाव प्रचार के दरमियान जो कांग्रेस के लोग थे वो तो बड़े उत्साही तौर पर उस समय अभियान में हिस्सा ले रहे थे, आरएसएस न्यूट्रल था, लेकिन जो बची खुची बीजेपी थी वो इस बार दुविधा में थी, क्योंकि उसको मालूम था कि अब मोदी गारंटी नहीं रहे हैं, मोदी की गारंटी नहीं रही है। वो एक वोट लाने वाले या पार्टी को जिताने वाले एक जिताऊ प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो वो जब दुविधा आई है तो उस दुविधा का अब अभिव्यक्ति तब हो रही है जबकि हम देख रहे हैं कि उसी राहुल गांधी ने प्रतिपक्ष को एक बेहद मजबूत स्थिति में बना के रख दिया है। दूसरा, आपको एक बात भी समझनी पड़ेगी कि राहुल गांधी पर देखिए आक्रमण, सबसे तीखा करारा आक्रमण भारतीय जनता पार्टी, मोदी, स्मृति ईरानी ने किया, या एक दो और कंगना रणावत टाइप उनके जो आसपास के लोग हैं उन्होंने किया। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से आप अगर ये देखेंगे तो देखिए, ममता बनर्जी ने एक जमाने में उन पर बहुत आक्रमण किया, कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया। शरद पवार ने एक जमाने में उनके ऊपर आक्रमण किया, कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कितने बार शहजादे, राजकुमार, ये बात नहीं कही, पप्पू, न जाने क्या क्या, लेकिन अपनी ओर से उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो ये इसका अर्थ ये है कि जब आप किसी पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप अपना काम किए जा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप मुझे लगता है, मतलब ये बात शायद किसी के व्यक्तित्व की तारीफ का कारण बन सकती है कि उसके अंदर एक संकल्प शक्ति तो मजबूत है और उसी की वजह से उसने अपने आप को बदला है। लेकिन चूंकि अभी बहुत सारा सफर बाकी है, इसलिए मैं अभी बहुत किसी निर्णायक बात पे नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात और मेरे मन में भी तो आई थी बात कि क्या ये कांग्रेस को एक नरम विपक्ष की तरह व्यवहार करने के लिए एक लुभाने वाला आमंत्रण मोदी जी की तरफ से है, जो स्मृति ईरानी की तरफ से दिया गया है। और स्मृति ईरानी इसलिए कि आप मोदी के बहुत ही इनर सर्कल में नहीं है, तो पुनः खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने के लिए शायद इस तरह का व्यवहार कर रही हो। एक चांस लेना चाहूंगा कि शायद इस तरह की कोई बात हो और आने वाले दिनों में कांग्रेस में कोई बदलाव नजर आए। आरएसएस का जो पॉइंट आया है, मैं आरएसएस इस पक्ष में मैं नहीं मानता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से स्मृति ईरानी के को कहीं से कुछ समर्थन, सहयोग या पर्दे के पीछे से कुछ बयान जारी होगा। संघ को ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर स्मृति ईरानी का विरोध कितना है और वो कितनी अल्पमत में है।